विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित। दोनों सदनों में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं सूचीबद्ध। झामुमो ने दुमका में स्थापना दिवस के बहाने दिखाई ताकत। सीएनटी और एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करने समेत 47 राजनीतिक प्रस्ताव पारित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल देवघर दौरा। बाबा मंदिर में पूजा अर्चना और इफ्को के नैनो खाद कारखाना के शिलान्यास के साथ विजय संकल्प रैली को भी करेंगे संबोधित। और राज्य में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं। 6 फरवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र का चौथा दिन है। संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध हैं। इधर सदन की कार्रवाई शुरू होने पर प्रश्नकाल के दौरान आज कई सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर विभागीय मंत्रियों ने दिया। हालांकि बाद में विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और उनके मंत्रिमंडल को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश में एम्स जैसी संस्थाओं को बहुत बड़े पैमाने पर विस्तारित करके देश के करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया है। मैं धन्यवाद इसलिए भी दूंगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में मेडिकल कॉलेज की बड़ी श्रृंखलाएं प्रारंभ की। उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र के 3 जिला मुख्यालयों पर 3 मेडिकल कॉलेज प्राप्त हुए हैं। इसके लिए बजट भी दिया गया है। उसके अलावा 14 नए मेडिकल कॉलेज को भी बजट दिया गया है, जो कि अच्छे पैमाने पर सुविधा देंगे। मैं आदरणीय सदस्य को यह कहना चाहती हूँ कि सरकार की मंशा ये है कि गांव-गांव तक अच्छी सुविधा पहुंचे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल दुमका में 44वां स्थापना दिवस झारखंड दिवस के रूप में मनाया। स्थापना दिवस पर पार्टी ने विशाल रैली निकाली। स्थापना दिवस पर सीएनटी और एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करने समेत 47 राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें प्रमुख रूप से स्थानीय भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का सम्मान देने, झारखंड आंदोलनकारियों के आवेदनों को अविलंब निपटारा करने, अल्पसंख्यक वित्त निगम का शीघ्र गठन करने और दुमका को पूर्ण रूपेण उप राजधानी का दर्जा देना शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल देवघर पहुंच रहे हैं। इस क्रम में वे सबसे पहले बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में इफ्को के नैनो खाद कारखाना की आधारशिला रखेंगे। साथ ही साथ श्री शाह विजय संकल्प रैली के माध्यम से संथाल में भाजपा की जीत के लिए कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाएंगे। बाद में वे आरके मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के देवघर दौरे के मद्देनजर भाजपा नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। देवघर विधायक नारायण दास और सारठ विधायक रणधीर सिंह तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, सांसद निशिकांत दुबे और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू से लेकर तमाम नेता देवघर पहुंच चुके हैं। इसमें आना नहीं चाहते थे, लोगों को विस्थापन और पलायन का शिकार होना पड़ता था। तो एक बड़ी खुशखबरी है कि इफ्को जैसी बड़ी कंपनी जो फर्टिलाइजर में आपको पता है कि देश में नंबर 1 है और पूरे दुनिया में सबसे बड़ी जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसने फैसला किया कि यहाँ इफ्को का प्लांट लगेगा। तो अपने आप में एक बड़ी बात है और इफ्को के आने के बाद जो है और भी इंडस्ट्री यहाँ आएगी। चूँकि वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के जो है वो मंत्री हैं, कोऑपरेटिव गृह मंत्री जी मिनिस्टर कोऑपरेटिव भी है, तो आ रहे हैं, तो ये सौभाग्य की बात है। दूसरा जो सवाल है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए
माननीय गृह मंत्री जी आए। इसके बाद आपको पता है कि कई एक योजनाएं ऐसी हैं जिसमें रेल मंत्री जी उसका लगातार उद्घाटन शिलान्यास करते रहे। तो इस इलाके पर कितना फोकस है भारतीय जनता पार्टी का, ये दिखाता है केंद्र सरकार का कितना फोकस है। कल ही बजट आया, कहा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो है मेडिकल कॉलेज खुलेगा, तो गोड्डा जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा। कहा नर्सिंग कॉलेज खुलेगा। 157 पुराने मेडिकल कॉलेज जो हमने सैंक्शन किए हैं, तो उसमें दुमका जो है उसमें नर्सिंग कॉलेज खुल जाएगा। तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो कितना सक्सेसफुल है। और हम विस्थापन पलायन रोकना चाहते हैं, हम यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी देना चाहते हैं, और हम जो है वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर सभी कैसे ठीक रहें उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और उसी के लिए माननीय गृह मंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम। जोधपुर में चल रहे G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। इधर जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। I'd like to extend my gratitude to my colleague, Minister of Labour, Shri Bhupendra Yadav ji, and employment as well as the rest of the organizing team for bringing this event to Jodhpur. The city is honored to host such an important gathering of leaders and experts in the field of labor and employment. And I am confident that the discussions and outcomes of this meeting will be instrumental in shaping the future of the employment globally. I am grateful to the co-chairs of this meeting, our esteemed colleagues from Indonesia and Brazil, for their valuable contributions and supportive words. Their active participation and leadership are crucial in making this meeting a success, and I extend my warm welcome to all delegates and appreciate them for their dedication to the cause of the G20 Employment Working Group. Together, as members of the international community, we will strive भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने कल बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय परीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। बाद में डॉक्टर पाठक ने रांची के पलांडू स्थित ICAR का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दूरदर्शन से खास बातचीत में बताया कि मिलेट को बढ़ावा देने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कई बड़े कदम उठाए गए हैं। इसमें हम कह सकते हैं कृषि क्रांति लाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। वैसे भी महानिदेशक साहब से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मिलेट वर्ष की घोषणा की गई है उसको लेकर संस्थान की ओर से क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है, और जो मोटे अनाज है वो फिर एक बार जो हमारे रोज या दिनचर्या में शामिल हो और उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, इसको लेकर आप लोग कैसे उसको प्रमोट कर रहे हैं? मोटे अनाज को कल ही भारतीय पार्लियामेंट संसद ने श्री अन्न का नाम दिया। हम इसको मोटे अनाज नहीं मानते, हम इसको श्री अन्न कहते हैं। और भारत ऐसा एक देश है, हम मिलेट्स विश्वास करते हैं, श्री अन्न अभियान करते हैं। ये न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व के लिए न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज के दिन में शायद हेल्थ एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। अगर मिलेट्स का गुणवत्ता देखा जाए तो न केवल इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा है, बल्कि ये फसल भी जलवायु परिवर्तन के अनुकूल है, बहुत कम पानी का जरूरत है, ये सूखा से भी बच सकता है। बाकी और भी कई सारे स्ट्रेसेस हैं जिससे ये बच सकता है। और आज तक ये हमारे केवल ट्राइबल एरियाज में जिसको हम मार्जिनल लैंड कहते हैं वहाँ तक इसको उगाया जाता है, इसका पैदावार भी कम है। तो इसी पैदावार को बढ़ाने में क्या ICAR की भूमिका निभाएगा? बिल्कुल, आपको याद होगा 2018 में ये तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, लेकिन 2018 था जो नेशनल ईयर ऑफ मिलेट हम मना रहे देश में। और उससे पहले भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मिलेट के ऊपर काम है। हमारे एक संस्थान है हैदराबाद में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जिसका काम केवल मिलेट के ऊपर है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज तक हमने 2018 से खासकर आपको 133 हाई यील्डिंग वैरायटी, जिसका यील्ड जो कन्वेंशनल वैरायटी है उससे 20 से 25% ज़्यादा है, उसका गुणवत्ता भी बेहतर है। और इसके साथ साथ हम स्टार्टअप के साथ मिल करके
कई सारे वैल्यू एडेड, अगर आप इस समय अपने किसान परिषद का वेबसाइट में जाइएगा, खासकर इंडियन और मिलेट रिसर्च को वेबसाइट में जाइएगा, तो कम से कम 100 से भी ज़्यादा रेसिपी मिलेट्स के आपको उपलब्ध। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस मिलेट मिशन को आगे ले जाना चाहते हैं, नहीं केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में। और पिछले 4-5 महीने में अगर आप देखें तो कई सारी एक्टिविटी देश प्रदेश में किया आपको हो सकता है भी पता होगा कि पार्लियामेंट में एक दिन मिलेट चलाया गया तो सबको दिया गया। हमारे जितने एम्बेसडर हैं पूरे विश्व भर में, वो सबको सबसे जो आग्रह किया गया है कि हमारे जो मिलेट का रेसिपीज है, वीडियोज है, पब्लिसिटीज है, वो सब प्रोवाइड कर रहे हैं हम। और जिस देश में भी है उस देश के सभी जो लोग हैं उसको इन्फ्लुएंशियल पर्सन कहा जाता है, सबको बुला करके ये आग्रह किया गया है कि आप सबको बुलाइए, मिलेट के बारे में बताइए, मिलेट का ज्ञान दीजिए, ताकि इसका प्रचार और प्रसार यही प्रयास के रूप में जो मोटे अनाज को बनाया जा रहा है, तो उसमें भी ICR अपनी महती भूमिका निभाएगा। हसीन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। जोनल आईजी पंकज कंपोज ने कल जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय और अपराध शाखा कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शीर्ष माओवादी नेता किशन दा की गिरफ्तारी के बाद उनके नेटवर्क की जांच के लिए स्टेट लेवल की जांच टीम गठित की गई है। निगरानी का प्रस्ताव वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से उपायुक्त के पास जाता है, वहां से अनुमोदन हो जाता है, तो यहाँ डिसाइड होता है कि उसको मासिक निगरानी करनी है, त्रैमासिक करनी है, 6 माह में करनी है, 1 साल में करनी है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का अपराध है। तो ये खासकर जो संपत्ति मूलक अपराध है उसमें NDPS एक्ट के तहत जो केस दर्ज हुए हैं पिछले 10 साल में, NDPS में बहुत सारे केस रिपोर्ट हो रहे हैं लगातार। जो मादक पदार्थ की तस्करी है, चाहे वो गांजा है, चाहे वो अफीम है, और जो भी उसकी ट्रेडिंग में लोग रहते हैं, उनका गुंडा पंजी में एंट्री होना चाहिए, और उनके ऊपर भी जो है निगरानी की कार्रवाई है। कहाँ से हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, प्रॉपर पेट्रोलिंग कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी विजिबल है। आज डेमो देख रहे थे उसका। रांची स्थित राजभवन उद्यान की खूबसूरती देखने के लिए आज तीसरे दिन भी काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आम और खास लोग राजभवन उद्यान में लगे विभिन्न किस्मों के पौधों और फूलों का दीदार कर रहे हैं। इससे पहले कल राजभवन उद्यान का करीब 8000 लोगों ने दीदार किया। यहाँ के देशी विदेशी फूल, औषधीय पौधे, उद्यान की बागवानी और कलाकृतियों को काफी पसंद किया जा रहा है। धनबाद शहर के आशीर्वाद टावर में आगलगी की घटना में 14 मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया केंद्र और राज्य सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मुआवजे के लिए फॉर्मेट भेजा गया है। इस फॉर्मेट में मृतकों के नाम, आश्रितों के नाम, उनका संपर्क नंबर, पता समेत अन्य विवरण मांगे गए हैं। केंद्र ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और जख्मी होने वाले लोगों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी फॉर्मेट भेजा गया है। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में कल 5 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र की खरीदारी की। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नामांकन की आखिरी तारीख 7 फरवरी निर्धारित की गई है। वहीं 10 फरवरी तक अभ्यर्थी अपने नाम वापस ले सकते हैं, जबकि मतदान 27 फरवरी को होगा और 2 मार्च को मतों की गिनती की जाएगी। इधर आजसू पार्टी रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज उम्मीदवार की घोषणा करेगा। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में कल हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
गुमला जिले के बसिया अनुमंडल मुख्यालय स्थित प्रखंड सभागार में गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिले के पुलिस अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पुलिस पदाधिकारियों ने क्षेत्र में माओवादी, पीएलएफआई एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों पर मंथन कर सतर्कता बढ़ाने और सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान पर सहमति बनाई। कोडरमा नगर पंचायत के सेवानिवृत्त शिक्षक गिरिजानंदन प्रसाद का तीसरे दिन भी कोई पता नहीं चल पाया है। वे मंगलवार से लापता हैं। इधर विधायक नीरा यादव और पूर्व जीप अध्यक्ष शालिनी गुप्ता ने उनके परिजनों से मुलाकात कर सहयोग का भरोसा दिलाया। रामगढ़ जिले में आयोजित मिलन समारोह में कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। मिलन समारोह की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान और संचालन संजय साव ने किया। मौके पर विभिन्न दलों को छोड़कर कई लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन विश्वविद्यालय परिसर में 19वें बाइक रैली राइट टू एजुकेशन का स्वागत किया गया। इसका उद्देश्य थैलेसीमिया और पर्यावरण प्रदूषण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना था। इस रैली का आयोजन युवक संघ कोलकाता की ओर से किया गया। रांची जिले के कांके थाना क्षेत्र से पुलिस ने राजू साहू उर्फ राजकुमार साहू पर हुई फायरिंग मामले में मोहन शर्मा को गिरफ्तार किया है। वो सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के किशोरगंज रोड नंबर 9 का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया है। रामगढ़ शहर के छावनी मध्य विद्यालय में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करने की सलाह दी गई। जिला परिवहन विभाग के रोड सेफ्टी मैनेजर विकी आनंद ने स्कूली छात्रों को बताया कि दुर्घटना के पहले घंटे में पहुंचने वाली मदद से इंसान की जान बचाई जा सकती है। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रतापपुर जोरी मुख्य मार्ग स्थित सुखनदिया इलाके के समीप ऑटो में बैठे बैंक ऑफ इंडिया के बीसी मुन्नी प्रजापति से 3 अज्ञात अपराधियों ने करीब 1 लाख रुपए लूट लिया। पीड़िता ने स्थानीय थाना को घटना की जानकारी देते हुए लुटेरों का धर पकड़ की गुहार लगाई है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में राज्य योजना अंतर्गत छोटे एवं सीमांत कृषकों तथा स्वयं सहायता समूहों के बीच पंप सेट वितरण योजना की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम मैनेजर, JSLPS प्रतिनिधि एवं समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे। और अब मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद 6 फरवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहा। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान चाईबासा में 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान खूंटी जिले में 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारतीय खाद्य निगम ने 22 राज्यों में ई नीलामी के पहले दिन 8.88 मिलियन टन गेहूं की बिक्री की। भारतीय खाद्य निगम ने मुक्त बाजार बिक्री योजना घरेलू के तहत 22 राज्यों में ई नीलामी के पहले दिन 8.88 LMT गेहूं बेचा। पहली ई नीलामी में 1100 से अधिक बोलीकर्ताओं ने भाग लिया। ई नीलामी के माध्यम से गेहूं की बिक्री पूरे देश में आगामी मार्च के दूसरे सप्ताह तक प्रत्येक बुधवार को 2 बजे तक जारी रहेगी। भारत सरकार ने सरकारी PSU, सरकारी समितियों, संघों को गेहूं को आटा में परिवर्तित करने के लिए 3 रुपए प्रति क्विंटल की रियायती दर पर ई नीलामी के बिना बिक्री के लिए 2350 LMT गेहूं आरक्षित किया है। OMSSD इस योजना के जरिए 2 महीने की अवधि के भीतर कई चैनलों के माध्यम से बाजार में 30 MLT गेहूं पहुंचाने से व्यापक पहुंच के साथ साथ गेहूं और आटे की बढ़ती हुई कीमतों पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा और बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और आम आदमी को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे ने यात्री खंड के राजस्व में रिकॉर्ड 73% की वृद्धि की है। मध्य रेलवे की जहां यात्री खंड की राजस्व आमदनी में 73% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक यात्री खंड में कुल आय के पिछले साल की अगर तुलना करें तो करीब 31,000 करोड़ रुपए की तुलना में 54,733 करोड़ रुपए है। इसी अवधि के दौरान यात्रियों की कुल अनुमानित संख्या पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 6,181 लाख की
तुलना में 6,590 लाख है। रेल मंत्रालय ने कहा कि अनारक्षित यात्री खंड में भी राजस्व आय में 361% की वृद्धि दर्ज हुई। राजस्व आय पिछले वर्ष के 2,555 करोड़ रुपए की तुलना में 11,788 करोड़ रुपए से अधिक है। महिला क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने कल रात पूर्वी लंदन के बफेलो पार्क में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हराकर 3 देशों की T20 श्रृंखला जीत ली। महिला क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल में भारत को 5 विकेट से हराकर 3 देशों की T20 श्रृंखला जीत ली। ईस्ट लंदन में खेले गए मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 109 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर में 113 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली कोले ट्रोयन ने अपने दम पर टीम को जीत दिलाई। उन्होंने 32 गेंद पर नाबाद 57 रन की पारी खेली। इस दौरान 6 चौके और 2 छक्के लगाए। और हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में हम आपको सफर कराते हैं राजस्थान स्थित कुंभलगढ़ किले का। राजस्थान का अपना एक समृद्ध इतिहास है। राजस्थान जिसे राजाओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, भारत के सबसे शानदार किलों का घर है। यहाँ आने वाले सैलानी भी इन किलों की भव्यता को देख दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। यहाँ कई ऐसे किले हैं जिनका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं कुंभलगढ़ किले की। कुंभलगढ़ किले की भव्य दीवारों को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है। इसलिए इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उदयपुर से 84 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित कुंभलगढ़ किला चित्तौड़गढ़ किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। अरावली पर्वतमाला में स्थित इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ किले की विशाल दीवारें 36 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में से एक बनाती है। अरावली रेंज में फैला कुंभलगढ़ किला मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा महाराणा प्रताप का जन्म स्थान भी है। दो 2013 में विश्व विरासत समिति के 37वें सत्र में इस किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह किला 7 विशाल द्वारों के साथ बनाया गया है। इस भव्य किले के मुख्य आकर्षण केंद्रों में बादल महल, शिव मंदिर, वेदी मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर शामिल है। कुंभलगढ़ किले को अजयगढ़ भी कहा जाता है। इस किले की एक विशेषता यह है कि यह भव्य किला वास्तव में कभी युद्ध में नहीं जीता गया था। किले में हर शाम एक लाइट एंड साउंड शो होता है। अगर आप यहाँ आए हैं तो आपको इसे एक बार जरूर देखना चाहिए। 45 मिनट का यह शो एक आकर्षक अनुभव है जो किले के इतिहास को जीवंत कर देता है। गढ़वा और लातेहार जिले के सीमावर्ती इलाके में स्थित बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों का वर्चस्व खत्म करने के बाद सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ गया है। वहीं इन इलाके में रह रहे लोगों को भी उम्मीद है कि अब यहां विकास की बयार बहेगी। झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र के नक्सलियों का गढ़ रहे गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ पर फतह पाने के बाद सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं। सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर के आईजी अमित कुमार का दावा है कि इसी वर्ष जून तक पूरा झारखंड नक्सल मुक्त होगा।
झारखंड को हम बोले कि नक्सल मुक्त राज्य हो जाएगा 30 जून तक मान के चलिए। तो 30 जून तक इन लोगों का टारगेट है। पारसनाथ आपका हो गया, लेकिन कोल्हान में इधर गतिविधियां। हाँ, ट्राई जंक्शन हो गया, बूढ़ा पहाड़ हो गया, पारसनाथ हो गया, बस कोल्हान बचा है, वहाँ कार्रवाई चल रही है। उम्मीद है कि जल्दी सफलता मिले। बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से खाली कराने के लिए वर्ष 2018 में पहली बार झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया था और करीब 4 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद अक्टूबर 2022 में नक्सलियों का यह तिलस्म आखिरकार ध्वस्त हो गया। पूरा आशा है कि यहाँ झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ का कैंप लगने से भविष्य में इस इलाके में दूर दराज तक कहीं पर भी नक्सली गतिविधि अब नहीं होनी है और उसकी कोई संभावना नहीं दिखती है। बूढ़ा पहाड़ के नक्सल मुक्त हो जाने के बाद इस क्षेत्र का विकास सरकार की अब शीर्ष प्राथमिकता है। इसको लेकर 27 जनवरी को सरकार का पूरा कुनबा इस दुर्गम इलाके में पहुंचा और यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 100 करोड़ रुपए के बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। लोगों को बंदूक उठाने की आवश्यकता नहीं है। अब सरकार की योजनाएं उठा के लेके जाओ। डर भय से आप कितने दिन जिंदा रहेंगे, कितने दिन जिएंगे आप? मान सम्मान स्वाभिमान के साथ चलिए। बूढ़ा पहाड़ जो कि हम कह सकते हैं कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ इलाका है, यहाँ पर भी अब विकास की किरण पहुंचेगी। हम कह सकते हैं कि कुदरत ने झारखंड को सब कुछ दिया है, लेकिन कुछ वैसे इलाके हैं जहाँ पर नक्सलियों का कब्जा हुआ करता था, उसे अब खत्म करने की कोशिश हो रही है और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से विकास की किरण पहुँचाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। यहाँ सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवानों की मौजूदगी से लोगों का डर खत्म हुआ। अब स्थानीय लोगों में विकास को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं, जो बूढ़ा पहाड़ को नई पहचान भी दिलाएगा। सीआरपीएफ कैंप लगने से हम लोग को सारा सुविधा जो आ रहा है वो बहुत अच्छा है और जितने डर भय था वो सब मुक्त हो गया। विकास होगा यहाँ, पहले के जगह से अब बहुत अच्छा बन गया। ये उम्मीद है कि विकास होगा और आने जाने में भी सुविधा। उसमें तो बहुत डर लग रहा था, आने जाने में तो बहुत पहले दिक्कत हो रहा था, तो अब थोड़ा सा कुछ उतना नहीं लगता है। अब धीरे धीरे सर विकास आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर उग्रवाद प्रभावित यह दूरस्थ और दुर्गम इलाका अब मुख्य धारा से जुड़कर विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है। सभी को यह उम्मीद है कि जहां कल तक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ती थी, वहां अब विकास की गूंज सुनाई देगी। तो ये जो बूढ़ा पहाड़ का खूबसूरत इलाका है, आप देख सकते हैं कि कितनी हरी भरी वादियां हैं और ये टूरिज्म के लिहाज से भी कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऐसे में यहाँ पर नक्सलियों का वर्चस्व खत्म होने के बाद अब प्रशासन की यहाँ पर भागीदारी बढ़ी है, पुलिस के लोग पहुँचे हैं, तो लोग अब निर्भीक होकर यहाँ पर आ जा सकते हैं। तो ऐसे में बूढ़ा पहाड़ का इलाका अब प्रशासन और पुलिस जो है उसकी पहुंच के दायरे में आ गया है, जो अक्टूबर 2022 के पहले तक सिर्फ नक्सलियों के कब्जे में हुआ करता था। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बूढ़ा पहाड़। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई भोजनावकाश तक के लिए स्थगित। दोनों सदनों में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक है सूचीबद्ध। झामुमो ने दुमका में स्थापना दिवस के बहाने दिखाई ताकत।